ऑफिस के दोस्तों के साथ अयोध्या से नेपाल की ट्रिप बनती है। तो फाइनली हम लोग रात में ही निकल जाते हैं और लगभग हम लोग का प्रोग्राम ये होता है कि हम लोग कम से कम सुबह तक बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और फिर वहां से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि भंसार और रोड टैक्स वगैरह, तो उसे करा के फिर आगे बढ़ चलेंगे। तो हम लोग जब बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो लगभग सुबह होने को होती है, लेकिन देखते हैं कि कई सारी जो ट्रकें हैं वो पहले से ही लाइन लगा के खड़ी रहती हैं। तो उस तरफ लेन पूरी भरी होती है, तो हम लोग रॉन्ग वे से यानी कि अलग लेन से आगे बढ़ते हैं और फाइनली जब हम बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ का एक अजीब सा नज़ारा था। मतलब गजब, सोचिए आप कि एक गेट बीच में हो गया है और इस तरफ अलग देश अलग कानून, उस तरफ अलग देश अलग कानून। तो फाइनली हम लोग वहाँ की नेपाल की चाय पीते हैं और सुबह की अपनी जो थकावट होती है उसको मैं दूर करता हूँ चाय पी के। यहाँ के बॉर्डर को देख के ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ दो देशों में सीमाएं बदली हुई हैं, बाकी तो सारी चीज़ें एक ही हैं। तो चाय पीने के बाद जो कि सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो भंसार की होती है। तो भंसार का अगर देखा जाए तो वहाँ के जो नेपाली रुपया है, यानी कि अपने यहाँ का 1000 रुपये वहाँ का 1600 रुपये है। तो नेपाली हमें जो है वो मान के चलिए कि 600 रुपये का भंसार और नेपाली ही 500 रुपये का रोड टैक्स, यानी कि नेपाली 1100 रुपये पर डे का पड़ रहा था। तो हम लोग 3 दिन का भंसार कराते हैं और फिर वहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ अपने रास्ते के लिए। तो अच्छा, एक चीज़ देखने में जो मुझे सबसे ताज्जुब लगा कि नेपाल वो कहते हैं वो गरीब देश है, लेकिन जो मैंने वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखा और साथ ही साथ जो वहाँ की मैंने, चाहे घर हो चाहे जो कुछ भी आप देखिए, जो समतल पे जो सड़कें बनी हुई हैं वहाँ आसपास, मतलब अमीर हैं यार वो लोग। कहने की बात है कि वो गरीब हैं। और देखिए, जहाँ पे पहाड़ी रास्ते होते हैं वहाँ पे अक्सर सड़क बनती रहती है, फिर लैंडस्लाइड हो जाती है तो फिर सड़क ख़राब हो जाती है। ये परेशानियाँ तो हर जगह की पहाड़ी पे होती हैं, लेकिन जहाँ समतल था वहाँ पे तो वाकई सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और फिर धीरे धीरे अपना जो पहाड़ी एरिया है वो शुरू हो जाता है। इससे पहले जैसे मैंने कई पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलाई हैं इंडिया में, जैसे कि अपना नैनीताल वाला रास्ता है, लेकिन यार नेपाल जा रहे थे दूसरे देश तो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि अब अपना कानून तो वहाँ चलता नहीं है, वो अलग देश है, अलग पुलिस है। अच्छा, पहाड़ों पे जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी, देखिए वहाँ पे पानी कैसे छन के निकलता है, इससे शुद्ध पानी तो कोई नहीं होता है। तो धीरे धीरे गाड़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और क्योंकि मुझे लगता है कि नेपाल की आर्थिक जो स्थिति है ज़्यादातर वो ट्रैवल से है, तो हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे। तो थोड़ी सी गाड़ी मेरी गर्म हो गई थी तो उसको खड़ी करते हैं और साथ ही साथ भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। तो रास्ते में हम लोग एक छोटा सा स्नैक्स लेते हैं और फिर आप पहाड़ पे गए हैं तो भाई मैगी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं मैगी और साथ ही साथ दाल चावल वो दोनों खाता हूँ। बाकी तो ये दोनों भाई हमारे जो थे, एक मैगी लिया था, एक दाल चावल, मैंने दोनों चीज़ें ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर वहाँ से अपना सफ़र शुरू हो जाता है और लगभग 171 किलोमीटर बॉर्डर से गाड़ी चलाने के बाद मैं पोखरा पहुँचने वाला होता हूँ। और रास्ते में खूबसूरत व्यू, झरना, पहाड़ियाँ देख के मन, तो मैं बताऊँ कुछ कह नहीं सकता कि कितना अच्छा लग रहा था मुझे। और फाइनली पोखरा पहुंचने के बाद तो जैसे दुनिया बदल जाती है। वहाँ पे जो शांति थी शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ।
और क्योंकि मैं पूरा 24 घंटे ट्रैवल किया रहा होता हूँ तो थकाई बहुत तेज़ से लगी रहती है। तो ये होता है कि अच्छे होटल में रुका जाएगा, तो हम लोग वहाँ का बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूम लेते हैं और वहाँ पे लेटते ही मुझे ऐसा लगता है कि कितनी तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद, पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद मैं पोखरा पहुँचता हूँ। तो भाई बिस्तर पे गिरते ही नींद का एहसास होने लगता है, लेकिन पेट में भी तो कुछ जाना ज़रूरी है। तो वहीं वो होटल के 6वें माले पे अपने भोजन की व्यवस्था रहती है, लेकिन भाई साहब जो महंगाई, 50 रुपए की रोटी, एक रोटी 50 रुपए की, किसी तरह से खाते हैं। और फिर जिस होटल में रुके थे उसको देखता हूँ तो लगभग वो 8-9 माले की होती है। और फिर वहाँ से हम लोग पोखरा यानी कि तालाब, जो को वहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, तो वहाँ पे जाते हैं, पैदल ही निकल पड़ते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले महादेव के दर्शन होते हैं, नर्मदेश्वर महादेव मणि शिव मंदिर। तो वहाँ पे पूजा अर्चन करने के बाद, अच्छा वहाँ पे देखिए जल की भी मैं अलग परंपरा देखता हूँ कि लोग अंजलि में जल लेकर हाथ में उनको मंदिर में छिड़क रहे थे। हालांकि मंदिर खुला भी नहीं था, तो एक कारण ये भी हो सकता है। मैंने तो प्रणाम किया, क्योंकि इस तरह से तो मैं जल नहीं देता हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद जो एक चीज़ मुझे समझ में आई, लगभग नैनीताल से ही, अपने नैनी झील से ही मिल रहा था ये। बस ये थोड़ा सा था कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था मुझे, बाकी चीज़ें वही थी। अगर एक पल को आप जगह को भूल जाओ तो लगभग मान के चलिए कि नैनीताल ही समझो इसे। अच्छा, झील व लोकल साइट वगैरह विज़िट के बाद जो अपना अब अगला पड़ाव था वो था काठमांडू। और जो मेन मकसद हम लोग का था जाने के लिए वो था पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन। तो यहाँ से एक 360 का व्यू लेके, और यार क्या बताया जाए, गजब की खूबसूरती है। लेकिन हाँ, एक बात और भी है, ये जितनी खूबसूरती दिख रही है ना, पहाड़ों का जीवन उतना ही कठिन है। और महंगाई तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी महंगाई है। तो वहाँ से हम लोग जो है काठमांडू के लिए निकल पड़ते हैं। और अच्छा, पोखरा से काठमांडू की दूरी लगभग 200 किलोमीटर थी। तो इस 200 किलोमीटर की जर्नी को हमें तय करना था। तो लगभग 150 किलोमीटर तो एकदम बेहतरीन सड़क, चौड़ी सड़क, कहीं कहीं थोड़ा सा पतला था, लेकिन पूरी चौड़ी सड़क। तो एकदम मज़े से, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। हाँ, थोड़ा सा बारिश अचानक बहुत तेज़ शुरू हो गई थी, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपके साथ है तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो मेरा एक तरीका ये भी है कि जैसे मैं वहाँ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे सामने जो गाड़ी चल रही है और वहाँ के लोकल है, तो उस गाड़ी को मैं फॉलो शुरू कर देता हूँ करना, जिससे कि क्योंकि लोकल जो हमेशा चल रहे उन्हें सारी चीज़ें पता हैं। तो फाइनली जब हम वही जो 50 किलोमीटर का जो ख़राब रास्ता था, जब उस पे पहुँचते हैं तो मेरी गाड़ी तो जवाब दे देती है, वो चढ़ ही नहीं पा रही थी देखा जाए, क्योंकि अब ये पुरानी गाड़ी, इसका 1248 सीसी का इंजन, और कहाँ आप 2000 से नीचे के इंजन पहाड़ के लिए नहीं बने हैं। तो हम लोग थोड़ा सा चढ़ते हैं तो गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, गर्म हो गई थी, और टंकी फिर से फुल कराते हैं। और टंकी फुल कराने के बाद हम लोग फिर काठमांडू की तरफ बनते हैं। तो एक चीज़ जो वहाँ मैंने गौर की थी कि
आने वाले समय में मुझे लगता है चाइना इस पे काफ़ी कब्ज़ा कर लेगा, क्योंकि कई सारी योजनाएं देखी मैंने वो चाइना के अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही थी वहाँ पे। और धीरे धीरे मैं कलिंकी की तरफ पहुँच जाता हूँ, जो कि मोस्टली एक बस अड्डा भी है कि आप अगर बैठेंगे तो आपको कलिंकी ही उतारेगा वो। और वहाँ से फिर हम पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। और अच्छा, रास्ते में जो मुझे एक थोड़ी सी चीज़ ख़राब लगी काठमांडू में, कि ट्रैफिक वहाँ पे बहुत थी। और आप अगर किसी से पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाना है पूछो तो कोई सही जवाब नहीं दे रहा था। और वहाँ की पुलिस वगैरह भी ऐसे घूर रही थी कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से हम लोग उस स्थान पे पहुँच जाते हैं। गाड़ी पार करने के बाद हम लोग पैदल ही पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ भी एक कॉमन चीज़ मुझे लगी, जैसे कि अपने यहाँ काशी में हमेशा डेड बॉडी वगैरह जलती रहती है, ऐसे मैंने वहाँ पे भी देखा कि लगातार डेड बॉडी जल रही है, जो कि कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक अपनी काशी से ही मिल रहा था। और कदम बढ़ते समय एक अलग सी ललक होती है कि कितना जल्दी मैं मंदिर परिसर में पहुंच जाऊं। अच्छा, जो एक अजीब सा सुकून, अजीब सी शांति वहाँ पे महसूस हो रही थी, क्योंकि देखा जाए तो अपना पशुपतिनाथ अपने केदारनाथ से ही कनेक्टेड है भाई। एक हिस्सा वहाँ पे, एक हिस्सा यहाँ पे। तो अब जबकि वहाँ मैं दर्शन कर रहा था तो मेरे दिमाग में ज़्यादातर चल रहा था कि केदारनाथ के भी दर्शन अब करने ही हैं। तो वहाँ की खूबसूरती को निहारते हुए, जैसे कि आप काठमांडू जब शहर में जाएंगे तो वहाँ की एक अलग दुनिया है, और जब मैं इस मंदिर में पहुँचा तो यहाँ की एक अलग दुनिया थी, जो कि निहारते हुए बन रही थी। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि फालतू का रोक टोक आपको कहीं नहीं था। और बस मंदिर का जो मुख्य द्वार था उसके अंदर फ़ोन्स वगैरह अलाउ नहीं थे, आप जेब में रख के ले जा सकते हैं, बस आप निकालिए मत वहाँ पे। तो जो बाहर का ज़्यादा व्यू था, मैंने सोचा कुछ न कुछ इसको तो कैप्चर कर ही लें। तो धीरे धीरे जब हम लोग गेट से एंटर कर रहे थे तो मैं सारी चीज़ों को अपने कैमरे में उतारने का प्रयास कर रहा था। और फाइनली वो गेट दिखता है जिसके अंदर बाबा के दर्शन होने थे। तो वहाँ का एक 360 डिग्री का एंगल मैं लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें दिखाई जा सकें। और फिर दर्शनों के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि 90% लोग तो इंडिया से ही आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो मैं भी गया और वहाँ के लिए स्पेशल मैंने वाइट कलर का कुर्ता रखा था कि यही पहन के मैं मंदिर में जाऊँगा। तो पहले तो मैं वहाँ पे प्रभु को दूर से प्रणाम करता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा जितनी चीज़ें थी उनको कैमरे में कैप्चर करता हूँ। और जो कि एक चीज़ छूटी हुई थी, प्रसाद, तो उसके लिए फिर से थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है। तो प्रसाद वगैरह लेके आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारे साथ के जो मित्र थे वो लोग भी प्रसाद वगैरह ले लेते हैं।
अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से। तो ये प्रसाद वहाँ पे मुझे मिलता है। तो फाइनली बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम वापस आते हैं। जैसे बनारस में गंगा आरती चलती है वैसे वहाँ पे भी आरती होती है। फिर वापस लौट करके भूख लगी होती है तो शुद्ध नेपाली थाली का आनंद लेते हैं और फिर वापस बॉर्डर के लिए निकल पड़ते हैं। प्रयास ये रहता है कि अंधेरा होने से पहले जितना हो सके दूर निकल जाएं और फिर उन्हीं रास्तों से फिर वापस आना होता है। और मौसम बहुत सुहाना रहता है तो एसी वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाड़ी में। तो सारे शीशे में खोल देता हूँ और सिर्फ प्रकृति की हवाओं का, ठंडी ठंडी हवाओं का हम आनंद लेते हैं। और यहाँ पे भी गाड़ी थोड़ा सा पार्क करते हैं क्योंकि यहाँ चौड़ा रास्ता था और फिर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एक ही प्रयास होता है। लगभग रात के 9 बजे तक का हमारी भंसार का टाइम रहता है। उससे पहले हमें बॉर्डर तक पहुंचना होता है, नहीं तो फालतू की पेनाल्टीज़ वगैरह कोई अच्छा विकल्प तो है नहीं। तो जल्दी जल्दी उस दूरी को मैं तय करता हूँ। और चूँकि इस बार ज़्यादातर नीचे उतरना होता है तो गाड़ी भी उस हिसाब से सही चलती है। आते समय तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि उस हिसाब से गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। तो फाइनली जहाँ हम इस समय हैं यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर बॉर्डर होता है और जिसमें 20-30 किलोमीटर ही पहाड़ बचता है। तो अब धीरे धीरे क्योंकि हमारी भंसार में भी लगभग 5 घंटे का समय हमारे पास रहता है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है कि अब आराम से चलते हैं नज़ारों का आनंद लेते हुए। फिर फाइनली वो सफ़र ख़त्म होता है, पहाड़ ख़त्म होते हैं और हम समतल रास्तों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हम लगभग बुटवल तक पहुंच जाते हैं जहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास का हमारा सोनौली बॉर्डर होता है। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, गजब का भाई ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर है कि जिसकी जो लेन है वो उसी लेन में चल रहा है। और ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि 80% नेपाल बौद्ध धर्म अनुयायी हो गया है, पर अपना तो भाई सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। लेकिन जिस धर्म का मैं हूँ हिंदू, उसकी तो बात ही अलग है। तो फाइनली अपना गेट दिखाई पड़ने लगता है। तो भंसार वगैरह चेक कराने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और बस इंतज़ार होता है कि जल्दी से इस बॉर्डर को क्रॉस करके अपने इंडिया में पहुँच जाएं। तो एक ही गेट है, आने जाने वाले बहुत हैं, तो थोड़ा सा जाम तो लगा था। तो फाइनली इंडिया में प्रवेश करने के बाद भाई साहब इतना सुकून मिलता है। हाँ, एक गट्स भी पैदा होता है कि अब साला कुछ भी होगा देख लेंगे, अब तो कोई डर नहीं है। फाइनली बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और फिर
अपनी यात्रा का यही पड़ाव अब ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में आपसे।